प्रोडक्टिविटी की कैलकुलेशन के लिए अपन एक मेथड यूज न करके या एक मेथड पे रिलाई न करके दो तीन मेथड्स को यूज करके उन पर फिर किसी डिस्कशन के बाद में किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो अगर अपन ग्लोबल स्केल यानी कि वैश्विक स्तर पर ये सोचें कि केवल सैटेलाइट डेटा काफी होगा तो वो पूरी बात सही नहीं है। सैटेलाइट डेटा के साथ साथ अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग। दुनिया भर के जो अपन फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट कर रहे हैं सारी कैलकुलेशंस हैं, उनके साथ में उसको टैली करना पड़ता है उस डेटा को। खाली फोटो देख के पता नहीं चल सकता, सैटेलाइट से प्राप्त डेटा जो है वो अधूरी जानकारी देते हैं। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग को साथ में ऐड करके फिर अपन किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। खासतौर से किसमें, टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करने के लिए स्थलीय जो इकोसिस्टम है वहां पर ये मेथड काम में लिया जाता है। इनमें से भी सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला जो मेथड है वो है नासा का प्रोडक्ट है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस इंस्टीट्यूट जो है ना ये नासा, इसका एक मॉडल है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। तो ये एक सैटेलाइट पर माउंट किया हुआ सिस्टम है, एक यंत्र है जो पृथ्वी की सतह का स्पेक्ट्रम या कलर को मेजर करके जो टेरेस्ट्रियल या मैरीन जो इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी में जो चेंजेस होते हैं उनको ट्रैक कर सकता है, ये ट्रैक करता है। ठीक है, मींस अंतरिक्ष में जो यान भेजे जाते हैं नासा द्वारा, वो अपने यान में क्या लगा देते हैं, MODIS, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ये यंत्र पृथ्वी की सतह की फोटो खींचता है, सीधी बात है। और फोटो खींचेगा तो फोटो कलर्ड आता है या फिर ये स्पेक्ट्रम लेता है, और उसमें जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो उस चेंजेस को इंटरप्रेटेट करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये शब्द आपको याद रखना है, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ये एक यंत्र है जो कि सैटेलाइट पर माउंट कर दिया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है। इसकी सहायता से पृथ्वी की सतह की तस्वीरें खींची जाती हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली अपने को ग्रीननेस का इंडेक्स देता है कि पृथ्वी की सतह पर कितनी हरियाली है, चाहे वो एल्गी के रूप में हो चाहे वो वृक्षों के रूप में हो। खासतौर से जो टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन है उसको एस्टिमेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्थलीय आवास पे जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसको मेजर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि क्या होता है कि स्पेस से यानी कि अंतरिक्ष से जो डेटा प्राप्त है वो स्थलीय डेटा की तुलना में एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि स्थलीय डेटा तो आप खुद मेजर कर रहे हो, अपने हाथों से मेजर कर रहे हो, एक ऐसे फोटो आ रही है आपके पास में। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है जिसको आप मैन्युअली मेजर नहीं कर सकते। बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्रफल है या बहुत बड़ा सतही क्षेत्रफल है, उसको अपन मैन्युअली यानी कि हाथ से या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। उस समय अगर अपने को इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी नापनी है तो उसके लिए फिर इसी तरह के मेथड्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो संक्षेप में अगर अपन बात करें तो नासा वाला ये जो सिस्टम है ये काफी उपयोगी है, कारगर है, खासतौर से जब आप एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। और अगर अपन एक छोटे पारिस्थितिक तंत्र की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो जो मैनुअल मेथड्स हैं वो प्रैक्टिकली ज्यादा सक्सेसफुल हैं, या यूं कह सकते हैं प्रैक्टिकली ज्यादा वो एक्यूरेट रिजल्ट्स अपने को दे देते हैं। तो ये चीजें अपने को आगे कंटिन्यू करनी। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है कि टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय प्राइमरी प्रोडक्शन जो कि समय के साथ पूरी पृथ्वी की सतह पर जो बदलाव आते हैं वो क्या है। टॉपिक का मीनिंग समझ गए होंगे आप। स्थलीय आवास में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो समय के साथ प्राइमरी प्रोडक्शन जो है पूरी पृथ्वी की सतह पर वो किस तरह से प्रभावित रहता है, किस तरह से बदलता रहता है। इस टॉपिक में इसका उत्तर छिपा हुआ है।
कि ये चीजें हमेशा एक सी नहीं रहती, इससे नहीं रहती, अर्थात अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली ये चेंज होती रहती प्रोडक्टिविटी। तो टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन समय के साथ चेंज होता रहता है और ये अलग अलग समय पर होने वाले फिजिकल यानी कि एबायोटिक तथा इकोलॉजिकल यानी कि बायोटिक परिवर्तनों के साथ संबद्धता दर्शाता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है। अब इसको अपन 2-3 पैरामीटर्स पे कंसीडर करते हैं। एक पैरामीटर है ऑन द स्केल ऑफ सेकंड्स टू आवर्स, यानी कि सेकंड तो आप जानते हैं, घंटे आप जानते हैं, यानी कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में जो चेंज आता है उससे किस प्रकार प्रभावित होता है। अब कम ड्यूरेशन में चेंज आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सनलाइट। आपको लोग पता है कि सुबह की रोशनी, दोपहर की रोशनी और एक शाम की रोशनी में फर्क होता है। सुबह की धूप, दोपहर की धूप और शाम की धूप में फर्क होता है। तो यहाँ पर आप इसको साइंस के एंगल से देखेंगे तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है PAR जिसको अपन कहते हैं, ये बदलते रहते हैं और इन्हीं के अनुसार प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी है वो चेंज होती है। ये पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि प्लांट्स के ग्रोइंग सीजन में, कौन से सीजन में, ऐसा नहीं कि जब सब पौधा बिल्कुल मुरझाने वाला है, उसका ऑफ सीजन आ गया है, पत्तियां झड़ रही हैं, वो वाली बात नहीं है। कौन से सीजन में हो रहा है? ग्रोइंग सीजन में प्राइमरी प्रोडक्शन वहां पर पड़ने वाले सोलर रेडिएशन की सहायता से संपन्न जो फोटोसिंथेसिस है उसकी दर पर निर्भर करता है। मोटी सी बात है। कब निर्भर करे, किस पर निर्भर कर रहा है? सोलर रेडिएशन पे। कौन से सीजन में? ग्रोइंग सीजन में। अब प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है वो है फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स डेंसिटी। फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स डेंसिटी यानी कि वही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसको अपन इस शब्द से भी जानते हैं PPFD, उससे प्रभावित रहता है और ये फोटोसिंथेसिस की रेट को निर्धारित करता है। अर्थात रेडिएशन जितने ज्यादा प्लांट के लिए सुटेबल होंगे, PAR जितने ज्यादा अधिक मात्रा में होंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी अधिक हो जाएगी, नेट प्रोडक्टिविटी उतनी ही अधिक हो जाएगी। दूसरा जो कंसीडर करने का बिंदु है यहाँ पे वो सेकंड टू आवर के अलावा वो है सीजनल स्केल पे। तो अपने को पता है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो टेम्परेट और जो बोरियल इकोसिस्टम होते हैं, इस प्रकार के इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो होता है वहां का लोकल टेम्परेचर, एक होता है वहां का फोटो पीरियड। फोटो पीरियड यानी कि कितनी लाइट वहां पे आके गिर रही है। ये दो चीजें जो होती हैं वो उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को निर्धारित करती हैं। अगर अपन किस स्केल के संदर्भ में बात करें? सीजनल स्केल में। यहाँ तो अपन ने समय का स्केल लिया था। कौन सा समय? छोटा पीरियड, सुबह से शाम तक, ये सेकंड टू आवर्स में। फिर है सीजन, एक बड़ा पीरियड ले लिया। उस पीरियड में अपने को पता है कि दिन की लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है, तापमान कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये चीजें जो है प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। अगर अपन टेम्परेट के स्थान पे ट्रॉपिकल रीजन्स में देखें, ट्रॉपिकल रीजन में जो सीजनल, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण, गर्म, ये कौन से क्षेत्र हो गए? गर्म। तो जहां पे गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, वहां पे सबसे ज्यादा जो क्या कह सकता है ना, इंपॉर्टेंट जो कारक होता है वो होती है बारिश, रेन। रेनफॉल को अपन एक और शब्द से जानते हैं प्रेसिपिटेशन। चाहे वो ओस के रूप में हो, चाहे वो छोटी दूसरी बूंद के रूप में हो, क्या लगता है? प्रेसिपिटेशन। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो वर्षा काल होता है, उसका जो पैटर्न है कि किस पैटर्न में वर्षा हो रही है, वो डिसाइड करता है कि हाई या लो प्रोडक्टिविटी साइकिल किस प्रकार से रन करेंगे। कब बारिश होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितनी बारिश होती है ये और इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोडक्टिविटी डिसाइड करने वाले कारक होते हैं। इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपन ये बात कर रहे हैं अब कि ईयर टू ईयर या इंटर एनुअल चेंजेस, साल दर साल होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रोडक्टिविटी पे किस तरह से इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभाव रहता है। तो अपन ये देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें ईयर टू ईयर चेंजेस जो होते हैं बेसिकली वो लंबे समय में होने वाले मौसमी परिवर्तनों से कंट्रोल रहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, किसी साल बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई, या कम बारिश हुई या ज्यादा बारिश हुई, ये चीज इस बात पे निर्भर करेगी कि सालाना यानी कि लॉन्ग टर्म में सीजन किस प्रकार का रहा है। उस बात पे वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। कब? जब अपन ईयर टू ईयर के संदर्भ में बात करें या एक वर्ष के दौरान।
अगर अपन यही बात करें ओवर डिकेड यानी कि दशकों में क्या परिवर्तन आया, तो दशक तो बहुत बड़ा समय होता है, 10 साल 20 साल में क्या परिवर्तन आया, तो इतने बड़े समय में तो क्या होता है, सक्सेशन आरंभ हो जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जब आरंभ हो जाता है तो एक के बाद एक कई शेयर्स आते हैं, जैसा अपन पढ़ चुके हैं सक्सेशन को, और एक शेयर एक लंबे समय तक वहां पे रहता है, और हर शेयर की प्रोडक्टिविटी जो होती है 1 से 9 पे अलग होती है, वो डिपेंड करती है वहां की लोकल वेजिटेशन पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी वेरी करती है वो ये वेरी करती है कि उस समय कौन सा शेयर चल रहा है, सक्सेशन का कौन सा क्रम वहां पे चल रहा है, ये चीज यहाँ पे लिख रखी है। द पीरियड इकोलॉजिकली सक्सेशन हेतु मायने रखता है। टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन, ये पादपों में यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, कंपटीशन होगा, न्यूट्रिएशन के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, सबके लिए प्रतिस्पर्धा होगी, और डिस्टरबेंसेस भी चलते रहेंगे, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी ज्वालामुखी फट गया, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सक्सेशन का एक नियम है, इस प्रकार की उठापटक चलती रहती है वहां पर। तो वो स्पीशीज जो वहां पर रह रही है उसको उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये डिसाइड करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। तो अपन वापस से अगर मुद्दे पर आए तो एक दशक के एक लंबे पीरियड में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो फिक्स न रह के वो बहुत ज्यादा उसके अंदर उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं, और वो डिपेंड करता है सक्सेशन की कौन सी प्रावस्था चल रही है ना। तो मोटे तौर पे जैसे जैसे ही अगले शेयर में आप जाते जाओगे उस अगले शेयर में प्रोडक्टिविटी पद्धति पर उसमें वृद्धि होती जाएगी, ये एक मोटी बात है। अब दूसरी चीज ये है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहां पे प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो कई कारणों से प्रभावित होता है। उनमें से जो नेचुरल डिस्टरबेंसेस हैं उनको अपन गिन लेते हैं एक बार। ये तो हो गए सारे सनलाइट और पोषक पदार्थ और दिन की लंबाई और ये सारी चीजें तो डिस्कस कर ली। अब दूसरे कारक जो हैं जो उस इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। उनमें से एक होता है किसी न किसी कीट का प्रकोप, इंसेक्ट आउटब्रेक। कीट का प्रकोप हो गया, सारी पत्तियां साफ हो गई, पत्तियां ही नहीं तो काय का प्रकाश संश्लेषण, नो फोटोसिंथेसिस। एक स्टेज तो ये आती है कि प्लांट की डेथ हो जाती है, भाई कोई ना कोई रोग आ गया, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो, या प्लांट्स की रूट में मान लो दीमक ही लग गई और कुछ नहीं हुआ, तो पूरी वो जो क्या कह सकता है एक सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो खत्म हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ये चीजें भी कंसिडर की जाती हैं। वहां पे तेज आंधी आ गई, बर्फीले तूफान आ गए, अधिकतर वृक्ष उगड़ गए, आग लग गई, ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फोटोसिंथेसिस की दर को कम कर देंगे। फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाएगी तो नेचुरल है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रॉस प्रोडक्टिविटी यहाँ की जो भी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके विपरीत बिल्कुल अलग बात आ गई। इसके विपरीत लंबे समय तक यदि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर जो है वो बढ़ा हुआ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर के साथ साथ वहां पे जो दूसरे कारण थे उससे नाइट्रोजन डिपोजिशन भी जरा सॉइल में वो भी बढ़ गया, तो ऐसे केस के अंदर लॉन्ग टर्म में पादपों की वृद्धि जो होती है वो बढ़ जाती है। टोटल मिला के यहाँ पे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, इसको आप अच्छे समझ लीजिए। टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन को समय के साथ पूरी पृथ्वी की सतह पर अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो एक अलग अलग पिक्चर अपने को मिलती है। ये दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने जो ये दर्शा रहे हैं कि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइम स्केल में किस प्रकार प्रोडक्टिविटी चेंज होती है, बदलती है। खासतौर से अपन यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं, टेम्परेट उष्णकटिबंधीय कहते हैं शायद इसको हिंदी में, टेम्परेट फॉरेस्ट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में अपन ने एक्स एक्सिस पे तो रखा मंथ्स को और वाई एक्सिस पे रखा अपन ने प्रोडक्टिविटी को, डेली नेट प्रोडक्टिविटी इन किलोग्राम कार्बन पर हेक्टेयर पर डे, प्रतिदिन है ये। तो अपन ये देखें ये महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये वाला जो मंथ है अप्रैल मई का, जब ये स्प्रिंग शुरू होती है यानी कि पत्तियां जो होती हैं एकदम से, पेड़ जो एकदम उन पे हरियाली जो आ जाती है, उनके अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है,
तो ये प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ गई, और जैसे जैसे ऑटम आया अर्थात पतझड़ शुरू हुई, प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो गई। ये बात हो रही है टेम्परेट फॉरेस्ट की। वापस से अगर अपन अगले वर्ष देखें तो ये अप्रैल और मई का जो मंथ है, वापस से यहाँ पर एक राइज देखने को मिलता है, और फिर ये ऑटम आया तो फिर ये फॉल देखने को मिलता है। ये कि ये चीज यहाँ पे रिपीट होती जाती है साल दर साल, अगर परिस्थितियां एक सी रहें तो ये एक्स अक्ष पर तो अपन ने लिखा है मंथ को, वाई अक्ष पर अपन ने लिखा है डेली नेट प्रोडक्टिविटी को। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किलोग्राम कार्बन पर हेक्टेयर पर डे। फिर इसके बाद में जो बी ग्राफ है, ये क्लाइमेटिक वेरिएबल्स में परिवर्तन और उसका एनपीवी पे क्या प्रभाव है ये दर्शा रहा है। ठीक है, ये इस वाले की संदर्भ में बात हो रही है। ये जो अपन ने चेंज देखे ये बेसिकली सोलर रेडिएशन में परिवर्तन के कारण आए, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन के कारण आए, और फोटो पीरियड या जिसको अपन शुद्ध भाषा में कहते हैं डे लेंथ, दिन की लंबाई, उसमें परिवर्तन के कारण आए। फोटो पीरियड या डे लेंथ, तो सोलर रेडिएशन, रेन का पैटर्न और डे लेंथ के परिवर्तन के कारण से ये चेंजेस आते हैं, प्रोडक्टिविटी कम ज्यादा होती रहती है। अब टेम्परेट फॉरेस्ट में ही एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी में वर्षवार साल दर साल क्या चेंज आता है, स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती। आपके सामने ये 1999 से लेके 2006 तक का एक डेटा है हमारे पास, जो ये एक्स अक्ष पर लिखा गया है वर्ष को, और वाई अक्ष पर दर्शाया गया है प्रोडक्टिविटी को। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनुअल है, लेकिन ये वर्षवार है। इसको अपन ने, चूंकि ये तो पर डे थी तो अपन ने किलोग्राम में ले लिया। ये सालाना है तो साल में तो टन में आएगी, ठीक है ना। तो एक टन में 10 क्विंटल होता है मान लीजिए आप। टन्स कार्बन पर हेक्टेयर पर ईयर्स के हिसाब से ये 5.2 से लेके 7.6 का स्केल यहाँ पे बनाया हुआ है एक्स पर। तो अपन क्या देखते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी जो है ये इसके अंदर कोई निश्चित पैटर्न ही नहीं है, ये बदलती रहती है। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, फिर ये यहाँ पे गिरावट आ गई, फिर ये हल्का सा स्टेगनेंट रहा लगभग इससे, फिर ये राइज हुआ और फिर ये फॉल हो गया। ये प्रोडक्टिविटी में जो चेंज आया है, ये क्रमिक परिवर्तन जो है उसका प्रमुख कारण है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेटिक चेंजेस जब होते हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में तो उसकी प्रोडक्टिविटी इन टोटल प्रभावित हो जाती है, और अगर कंडीशंस फेवरेबल रही, अनुकूल रही, तो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। फेवरेबल नहीं रहेगी, अनफेवरेबल हो गई तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और ये इसका नतीजा है। ये बात अपन किसकी कर रहे हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट की। ठीक, टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन, पृथ्वी पर जब अपन नॉर्थ से साउथ, यानी कि ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल, इस तरह से वर्टिकल लैटिट्यूडनल मूव करते हैं, तो ये जीपीपी हो चाहे एनपीपी हो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन हो चाहे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हो, दोनों में परिवर्तन होता जाता है। और ये जो चेंज है, ये इसका जो रीजन है वो ये है कि अलग अलग इकोसिस्टम रास्ते में मिलते जाते हैं, दोनों ध्रुवों की तरफ जो अपन अग्रसर होते हैं, और उन इकोसिस्टम्स में प्लांट कम्युनिटी के संगठन में भी अंतर होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बदलती जाती है। ग्रोइंग सीजन लेंथ वो भी सब में डिफरेंट होता है कि कौन से सीजन में कौन से प्रकार की वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी, वो भी ये लैटिट्यूडनली चेंज होता रहता है पृथ्वी की सतह पर। साथ साथ में वर्षा की मात्रा, जो प्रेसिपिटेशन है, वो भी चेंज होता रहता है। और इसी प्रकार टेम्परेचर और सोलर रेडिएशंस, यानी कि सूर्य से आने वाली किरणें, इनकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा और इनकी क्वालिटी, गुणवत्ता, दोनों में चेंज होता है। तो इतने सारे फैक्टर जब ये पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं होते हैं तो नेचुरल है जीपीपी और एनपीपी का एक समान होने का सवाल ही नहीं होता। तो इनमें भी वेरिएशन होना लाजमी सी बात है। तो ये टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है वो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की ओर जैसे जैसे आप जाओगे तो ये कम होगा, रिड्यूस होता जाएगा। जैसे अपन ये कह रहे हैं कि ये बीच वाली लाइन है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो कहलाते हैं ट्रॉपिकल रीजन वाले फॉरेस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम जीपीपी और मैक्सिमम एनपीपी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है सनलाइट अधिकतम है, वर्षा बिल्कुल उपयुक्त मात्रा में होती है।
जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे एनपीपी जो है वो ग्रेजुअली कम होती जाएगी, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे आप दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओ, ये एनपीपी ग्रेजुअली कम होती जाएगी। कारण क्या है कि ध्रुवों की तरफ अग्रसर होने पर तापमान में भी निरंतर गिरावट आती है और उपलब्ध लाइट की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही ध्रुवों की तरफ अग्रसर होने पर कम होती जाती हैं, रिड्यूस होती हैं, तो नेचुरल प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि सब नॉर्थ से साउथ की तरफ ही विजिबल है। ये जो प्रोडक्टिविटी में चेंज आएंगे ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली अगर आप मूव करेंगे इस वाले प्लेन में, तो भी इस प्रकार के प्रोडक्टिविटी में चेंजेस जो है वो काफी विजिबल होते हैं। इनको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। ये जो नासा जो है उसके द्वारा जो मोटी सैटेलाइट है, ये जो पिक्चर भेजता है अपने नियमित अंतराल पे, हर घंटे की, हर दिन की, हर महीने की, साल की, कई बार कंटिन्यू फोटो आती रहती है, तो उनमें ये चेंजेस लगातार नजर आता रहता है। मैप में अपने को ये देख सकते हैं। अब जैसे दो बायोम्स है, डेजर्ट बायोम और टुंड्रा बायोम। तो डेजर्ट तो आप सबको पता है कि रेगिस्तान है, यहाँ पे भी ये वो वाले रीजन है जहाँ पे तापमान में कमी और प्रकाश की उपलब्धता में कमी रहती है, जिस कारण से इन दो बायोम्स की उत्पादकता जो होती है वो कम होती है। इसी के साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की सतह जो समतल है, जो मनुष्य द्वारा अधिकतम यूज में ली जाती है, तो मनुष्य ने अपने उपयोग में लेने के लिए उस सतह को ही बदल डाला। अर्बनाइजेशन हो गया, मान लीजिए शहरीकरण हो गया, तो नेचुरल है वहां की प्रोडक्टिविटी पहले की तरह नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। तो ये वो सारे वो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को सीधा बोले तो कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उसको, चाहे वो ग्रॉस हो चाहे वो नेट हो।